पहला चैप्टर शुरू करते हैं। लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम फाई से बताएंगे। फ्लक्स आपने पहले भी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ में जब आप डॉट प्रोडक्ट करते थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हमें यह बताता था कि कहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होती है हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां पर कम होती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपको वही बात बताएगा जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता था। फॉर्मूला भी सेम है, फाई होगा आपका बी डॉट ए। क्लियर, बी डॉट ए। और एरिया वेक्टर भी आपके लिए सेम होगा। अगर आप 2D फिगर की बात करें परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें और आपके पास ये कोई प्लेन है और यूं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आपके पास, तो आप एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लेना। ठीक है। और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो तो आप एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में मान लेना। बट याद रखना एक ही क्वेश्चन में दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दो एरिया वेक्टर नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये है और फिर मैंने बोल दिया कि ये आपने पलट दिया है। अभी ये ऐसा था तो आपने एरिया वेक्टर इधर माना, मैं कह दूं कि इसको पलट देता हूं ऐसे करके ए, तब आप एरिया वेक्टर जो है वो आप इधर नहीं मान सकते। समझ रहे हो? जैसे ये है, इसमें तो ठीक है आपके पास इधर था तो इधर और इधर था तो इधर मान लिया आपने, है ना। ये देखिए आपने बोला एरिया वेक्टर ये है। अब आप अगर इसमें इसको ऐसे पलट देंगे तो एरिया वेक्टर फिर आप इधर मानेंगे। नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, बट एरिया वेक्टर इसको पलटने के बाद में नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि सर इसको पलट दिया तो एक तो है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी पलट गया, है ना। तो एक क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन मानेंगे हम एरिया वेक्टर का, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और समझ लेंगे। अभी जैसे मैं कह दूं कि आपके पास ये है एरिया वेक्टर, ये आपके पास प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब बताओ एरिया वेक्टर किधर मानोगे? इधर मान लोगे क्या? इधर तो नहीं मान सकते, इसमें आपको ये मानना पड़ेगा। एरिया वेक्टर इसमें फिर परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा प्लेन ऑफ द पेपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये समझ लेना आप। और अगर आपके पास में 3D फिगर है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जैसा आपके पास ये है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर मानोगे, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका इधर, इसका इधर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो एरिया वेक्टर माने जा सकते थे, एक इधर और एक इधर, बट हम अंदर वाला नहीं मानेंगे। हम कौन सा वाला मानेंगे? बाहर वाला। तो ये है आपके पास 3D फिगर्स के लिए। लिख लीजिए इसको आप, इसकी यूनिट लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है इसकी SI यूनिट होती है वेबर, जिसको हम WB से भी बताते हैं, और CGS में इसकी यूनिट होती है, साइंटिस्ट के नाम से है मैक्सवेल। ठीक है, और रिलेशन होता है 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल। अगर इरेगुलर सरफेस की बात करूं, जनरली आपके लेवल पे इरेगुलर सरफेस नहीं देगा, बट स्टिल ऐसी कोई सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर दे दिया आपको A इक्वल्स टू, ठीक है, 3 मतलब x² + 4x ऐसे करके कुछ भी दे देता है उस केसेस में। तो अगर आपने इसमें एक छोटा सा सेगमेंट मानेंगे पहले तो DA, और इसका कोई एरिया वेक्टर ले लेंगे
अब फिर देखेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। अब देखिए यहां पर इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर आपके पास थीटा एंगल है तो इस पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाला फ्लक्स डी फाई विल बी बी डॉट डी ए दिया जाएगा। जब आप इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा। अब फिर उसी हिसाब से लिमिट लगा करके क्वेश्चन को आगे सोल्व करा जाता है। लिख लीजिए। तो ये हुआ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप यहां से देखें फ्लक्स बी डॉट ए है तो बी का एक यूनिट यहां पे आ जाएगी बी ए, इसको बोल देंगे वेबर, इसको बोलेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपके पास टेस्ला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट हो सकती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। पढ़ी होगी आपने, अगर क्वेश्चन तो करे ही है आपने, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए फेराडेज लॉ। अगर क्वेश्चन की टॉपिक लिखिए फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ देखिए ओरस्टेड जो साइंटिस्ट था उसने पहली बार ये बताया था हमें कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है। एक करंट कैरिंग वायर जो है, करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये बात सबसे पहले हमें बताई थी ओरस्टेड ने कि आपने करंट लिया, करंट कैरिंग वायर लिया, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, तो तब उसको पता लगा था कि भाई क्या बता रहा हूं, हमने क्या पढ़ा अभी तक, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड आता है। हाँ सही तो है। तो करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये बात हमें अभी तक पता थी। लेकिन क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट बना लो? भाई वाइस वर्सा का नेचर वाइस वर्सा लगता है नेचर में कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस चीज की स्टडी करी थी फेराडे ने। और फेराडे वाज द साइंटिस्ट जिसने हमें यह बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है, आप बना सकते हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वहीं पर हम कहते थे पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बट यहां पर हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आ सकता है। कैसे आता है वो इसने दिया था अपने लॉ में, जिसको हम बोलते हैं फेराडेज लॉ। लिखिए इस बात को। अकॉर्डिंग टू Faraday, if magnetic field associated with the closed loop, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज लूप से एसोसिएट होता है of a conductor changes फिर से according to Faraday, if the magnetic field associated with the closed loop of a conductor changes, then EMF will be produced. Then EMF will be produced. Change the paragraph. According to Faraday, this induced EMF. According to Faraday, this induced EMF is directly proportional to the rate of flux change.
टू द रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। पढ़ के देखिए, कहता है कि किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ आ सकता है, जिसको आप इंड्यूस ईएमएफ कहते हो। तो फैराडे ने यह बात बोली थी कि चेंज जरूरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था कि चेंज होना चाहिए फ्लक्स में। अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो करंट आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो उसने ये बोला कि इंड्यूस ईएमएफ, जिसको इसने स्मॉल ई से बताया था, जिसको आप बैक ईएमएफ भी कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी कि डी फाई बाय dt। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब ये इसने हटाया तो लगाया एक कांस्टेंट के डी फाई बाई डी टी, और के की वैल्यू इसने 1 निकाली तो ये आया E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ये वैल्यू उसने एक्सपेरिमेंटली निकाली थी। और यहां पर मैं आपको लिखा रहा हूं, और E इक्वल टू, चलो छोड़ो, लिख लो इसको। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स associated to a wooden block, if magnetic flux associated with a wooden block changes, will the EMF induce, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? यस और नो? देखते हैं, लिखिए आंसर। यस, यस, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। बट वुडन या वुडन ब्लॉक इज एन इंसुलेटर, so no current will be induced, so no current will be induced। तो देखो, फैराडे ने हमें यह बात बोली थी कि ईएमएफ आता है जब फ्लक्स चेंज होता है। अब करंट आना ना आना डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। अगर मैं कोई वुडन ब्लॉक ले करके इसको 2 वायर से कनेक्ट कर दूं तो ए और बी दोनों के बीच में वोल्टेज तो जनरेट हो जाएगा, बट ये वोल्टेज इतना काफी नहीं होता कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को मोशन दे पाए, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं आती है, और हम कहते हैं ये क्या है? इंसुलेटर। क्लियर? तो फैराडे ने भी बोला कि इंड्यूस ईएमएफ भगवान की तरह है, वो ये नहीं देखता कि अमीर है या गरीब है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो आ जाएगा। अब उसमें करंट आएगा नहीं आएगा ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। क्लियर? एक तो ये बात समझिए। अब ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और करंट कब आएगा कब नहीं आएगा। बट इससे पूछा फैराडे से कि इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और इसमें से मैं कहता हूं ये एक फ्लक्स है और ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट कैसा आएगा? A टू B आएगा या B टू A आएगा? डायरेक्शन क्या दोगे? ये बात फैराडे को पता नहीं थी, इसीलिए फैराडे का लॉ हमें करंट के बारे में जानकारी नहीं देता है। बट फैराडे का एक असिस्टेंट था लेंज, LENTZ, जो वही वाला जो हमने पढ़ा था। उस लेंज ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और हमें यह बताया कि हमारे पास करंट का डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। लेंज ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि इंड्यूस करंट जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इट इज लाइक इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। पूरा का पूरा चैप्टर आगे का सिर्फ इस लाइन पर बेस्ड होगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी इन सच अ मैनर दैट इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। हमें वो कारण ढूंढना है
कि किस कारण से इंड्यूस करंट आना चाहिए। वो कारण पता लग जाएगा तो हमें वो कारण को अपोज करवाना है करंट की डायरेक्शन से। लिखिए, आगे हेडिंग डालिए, लेंज लॉ। लिखिए, लेंज described the direction of induced current. The direction of induced current. According to this law, the direction of induced current will be, ये आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है। According to this law, the direction of induced current will be in such a manner that it will oppose the cause due to which it is arised. It will oppose the cause due to which it is arised. और फिर लेंज लॉ दिया गया कि इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, बट अपोजिशन को दिखाने के लिए उसने यहां पे लगा दिया माइनस। ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज the cause due to which it is arise. Since induced EMF will oppose the cause, hence electric current will also oppose the cause. अब देखिए, क्वेश्चन समझना। आपसे बोलता है फैराडे लॉ है और आपके पास ऑप्शन देता है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, E equals to d phi by dt, E equals to b dot a और D देता है none of them, और दूसरे में आपको ऑप्शन देता है E equals to माइनस डी फाई बाई डी टी। हाँ, तो मैं क्या कहता है dl बाई डी टी, या C मान लीजिए E डॉट b डॉट a और डी कह दीजिए नन ऑफ देम। अब देखिए क्या है, ये दो ऑप्शन देने का मतलब है वो आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या आपको पता है कि फैराडे ने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, तो रियल में आंसर ये जाएगा। लेकिन अगर आपको ये देता है तो इसमें से ये तो है ही नहीं, तो उस केस में आंसर आप ये देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में फैराडे लॉ कर करके लिखा गया है माइनस डी फाई बाई डी टी, बट एक्चुअल में माइनस साइन लेंज लॉ की वजह से आता है, बट उसने दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ ये है, लिख लेना इसको। बट रियलिटी कहती है कि ये आपके पास फैराडे लॉ है और ये आपका लेंज लॉ है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही कोई आपसे ऐसा कोई पूछने वाला है दोनों में डिफरेंशिएट। अब क्या कहना था लेंज का, उसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से जो हमने 10th क्लास में भी खूब करा है। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे, आइए। सपोज कीजिए, बनाइए इसको, ये कोई सोलेनॉइड है और इसमें आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है करंट कैरिंग वायर के साथ में, और ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल इधर आता है। तो अब आप मुझे बताइए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आपने करा हुआ है। अब आप ये समझिए, लेंज के हिसाब से नॉर्थ पोल अगर इधर की तरफ आ रहा है तो इंड्यूस करंट ये कोशिश करेगी कि इस नॉर्थ पोल को पास ना आने दिया जाए, वही एक वजह है। और दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो जब ये दूर है
तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही हैं, और जब पूरा यहां आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारी की सारी चली जाएंगी। तो जितना दूर है इसमें से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, और इसको पास लाओगे पास लाओगे पास लाओगे पास लाओगे, इसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यानी कि इसके पास आने से इसमें जाने वाला फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, और चूंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है फैराडे के अकॉर्डिंग इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ की वजह से चूंकि ये वायर है करंट का कंडक्शन कर सकता है, तो इसमें इंड्यूस करंट भी आएगा। वो चीज बताई लेंज ने। अब लेंज कहता है इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। अब नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो ये कोशिश करेगा कि नॉर्थ पोल ना आए। नॉर्थ पोल को भगाने का एक ही तरीका है, यहां पर एक नॉर्थ पोल बना दिया जाए। अब जरा सोचो, यहां पर अगर नॉर्थ पोल बनाने की बातें आप करते हो तो इस तरह से नॉर्थ पोल बनेगा। तो आगे वाली साइड में देखना, इस वाले में करंट नीचे है, यानी कि इसमें करंट नीचे जाएगा, तो इन सब में करंट नीचे ही जाएगा। पीछे वाली में ऊपर जा रहा होगा, पीछे वाली, बट हमारे पास तो ये वाली साइड है, तो करंट नीचे आएगा, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा Q2P। और जैसे ही Q2P करंट आएगा, यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा और ये उधर की तरफ भागेगा। तो बेसिकली इसमें इंड्यूस करंट ने नॉर्थ को अपोज करा है। और ये 10th में करा है आपने, ऐसी बात नहीं है, इससे ज्यादा कोई। इसको एक तरीके से और समझा सकता हूं मैं, जो मैंने 10th में नहीं समझाया था। अब आप समझिए कि जब ये इधर से इधर जा रहा है तो इसमें जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट कहेगा कि मैं अपने अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कम करूंगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है इसको कम करना है। इसको कम करने के लिए इसको एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा इधर की तरफ, तो इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। अब सोचो, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको देना है और आपके पास कॉइल ये है और आप कह रहे हो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो आप खुद ही बता दीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन क्या जाएगा, ऐसे। इसीलिए इसमें करंट नीचे जाएगा, तभी ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दे पाए। सिंपल सी बात है। पहले तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो ये इसको पास बुलाने के लिए यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस करेगा। साउथ पोल का मतलब यहां पर करंट ऊपर की तरफ आ जाएगी, देखो, तो यहां पर करंट ऊपर आ जाएगी, तो करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहां से करंट ऊपर जाएगी, यानी कि P से Q आएगी, तो आंसर है P2Q। अब दूसरे तरीके से अगर आपको सीखना है तो आप ये सीख सकते हैं कि जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो नॉर्थ पोल कौन सा मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये वाला है ना, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला कम हो रहा है। अब इस कम होते मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी आपको सेम डायरेक्शन में देना पड़ेगा। ये इंड्यूस्ड है, अब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड तब आएगा जब यहां पर करंट कैसा जाना चाहिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन आपका ये होगा, ये देख लीजिए। अब करंट ऊपर जा रहा है इसमें, तो यहां पर ये ऊपर जाएगा।
नॉर्थ पोल इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ये कोयल इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। अब बताइए, चलिए अब अगर आप देखें तो ये इधर आएगा था आगे, ये 3 मीटर जा रही है 1 सेकंड में, ये 2 मीटर जा रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, है ना। यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब है हम ये समझ जाएंगे कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो उसको बुलाने के लिए यहां पे साउथ पोल डेवलप होगा, यानी कि करंट ऊपर जाएगा, यानी कि P2। या फिर ये समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आए तो करंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से इस तरह से, तो बस वही वाली करंट आएगी इसमें। क्या अगला क्वेश्चन, अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड होता तो, अब बताओ अगर ये 3 मीटर से जाता, ये भी 3 मीटर से जाता, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती और हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड सोलेनॉइड will not change, so no change in flux, और फ्लक्स में चेंज नहीं आता है, hence no induced current। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसको 2 मीटर कर लीजिए और इसको 3 मीटर कर लीजिए। अब बताइए, अब ये समझिए कि इधर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, एक बार इसको ट्राई कीजिए। अब आपको पता लगी क्या होगा कि ये 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा, ये 2 जाएगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही होगी, कम हो जाएगी, कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है। तो यहां पर अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल को अपोज करना है, तो यहां पे कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल ही, नॉर्थ को अपोज करने के लिए, तो करंट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसमें नीचे आएगी, यानी कि P से Q, सॉरी Q टू P, ठीक है। या फिर ये पास आ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए हमें ये वाला मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, अपोजिशन वाला। और इसको देने के लिए अगर आप कहते हो इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो यहां पर क्या डेवलप होगा, मतलब करंट कैसा आएगा, ऐसा। तो हर एक कोयल की बाहर वाली आर्म में करंट नीचे जा रहा होगा, इधर वाली आर्म में, सब में नीचे कर देना। तो इट वाज सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आपने 10th में भी करे होंगे। ये कोई सोलेनॉइड है जिस पर आपने 2 कोयल लपेट दिए, यहां पर एक की लगा दी है के, और दूसरी कोयल इस पर लगा है ये इस तरह से।
अगेन सेम तरीके से लपेटिए। गैल्वेनोमीटर लगा करके इसको बांध दिए। ड्रॉ कीजिए।